Yes, now all of you are getting my voice. Everyone. Is my voice is audible to each and every of the students? Okay. Now it's crystal clear. Very good. Chalo. Today we are going to start a new chapter, that is motion in a plane. And to study motion in a plane, first of all we will deeply study the vector. ठीक है, what is a vector? है ना, वेक्टर के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं और अब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे. हमने दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी. एक फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्केलर बोलते थे और दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को हम वेक्टर बोलते थे. स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती थी? जिनको खाली मैग्नीट्यूड चाहिए होता था अपने डिस्क्रिप्शन के लिए. जैसे कि मैंने बोला 5 kg ऑफ मास, और आई कैन से 3 meter cube volume. The physical quantities which require two parameters, one is the magnitude and another is the unit, are called scalar quantities. ये हम पढ़ चुके थे. वेक्टर क्वांटिटीज में हमने पढ़ा था the physical quantities which requires three parameters. One is the magnitude, another is the unit, and third is the direction. ठीक है. If I say that a particle is moving with a velocity of 5 meters per second in east direction, then I can say that this is a vector quantity. This quantity is a vector quantity. So अभी तक आपने इतना पढ़ा था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड चाहिए, जिसको यूनिट चाहिए और जिसको डायरेक्शन चाहिए, उसको हम बोलते थे वेक्टर क्वांटिटीज. लेकिन आज मैं एक और टर्म इसमें ऐड करूंगा, दैट अनदर पॉइंट इज a quantity is said to be a vector quantity if it satisfies one of the laws. One of the laws, that is number one is triangle law, and number two is law of parallelogram. ठीक है. अभी तक हम वेक्टर क्वांटिटी उसी को समझते थे जिसके पास या तो मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो और डायरेक्शन हो, तीनों पैरामीटर्स हो. लेकिन आज आपकी डेफिनेशन में मैंने एक पॉइंट और ऐड कर दिया. उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे जो लॉ ऑफ ट्राइंगल या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में से किसी भी एक लॉ को सेटिस्फाई करे. इफ इट सेटिस्फाइड एनी वन ऑफ द लॉ, दैट इज लॉ ऑफ ट्राइंगल एंड लॉ ऑफ पैरेललोग्राम. अब ये दोनों लॉज हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो इसकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो. ये दोनों लॉज के बारे में हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे. लेकिन अभी आपको वेक्टर की डेफिनेशन मैंने क्लियर कर दी. फिर से हम वेक्टर किसको बोलेंगे? any physical quantity which satisfy all these points, first, second, third and fourth. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो इन चारों पैरामीटर्स को सेटिस्फाई करेगा उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे. ठीक है. दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ वेक्टर. अब मैं कह सकता हूं कि ये जो डेफिनेशन आपको मैंने बताई है, दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ वेक्टर. है ना. अभी तक हम 1D मोशन जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको 3 पॉइंट्स क्लियर किए थे. लेकिन अब हम मोशन इन अ प्लेन पढ़ने जा रहे हैं तो आपको वेक्टर की कंप्लीट डेफिनेशन पता होनी चाहिए.
सो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ एनी वेक्टर। किसी भी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हमें ये चारों पैरामीटर्स को चेक करना पड़ेगा। एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने। सपोज this is your battery and this current is flowing in the circuit. So what can you say about this current? Which type of quantity this current is? Whether it is a scalar quantity or it is a vector quantity. What can you say about this current? Yes, anyone? अब देखो मिक्स आंसर आने चालू हो गए। कुछ लोग बोलेंगे वेक्टर, कुछ लोग बोलेंगे स्केलर। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको पूछा है। कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। Yes, who will answer? Vishwa is saying vector, Rushabh is saying vector, Khushi Singh is saying vector, Palvi is saying vector. अच्छा, बहुत सारे लोग वेक्टर बोल रहे हैं। चलो देखते हैं अब ये कौन सी क्वांटिटी। अच्छा, डायरेक्शन देखने से तो हमें लगता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। जिन लोगों ने भी वेक्टर क्वांटिटी बोला है उन्होंने यही देख के बोला है कि इसकी डायरेक्शन है ना। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, किसी भी क्वांटिटी को आप वेक्टर तभी बोलोगे जब वो ये चारों पैरामीटर्स को सेटिस्फाई करेगा। उसके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, उसके पास यूनिट भी होना चाहिए, उसके पास डायरेक्शन भी होना चाहिए, और वो दोनों में से किसी भी एक लॉ को सेटिस्फाई करे। बट अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट के पास मैग्नीट्यूड तो है 5 एम्पियर। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, करंट के पास यूनिट भी है, करंट के पास डायरेक्शन भी देखो दिखाई है मैंने यहाँ पे। बट करंट के पास ये जो फोर्थ क्राइटेरिया है ना, ये उसको सेटिस्फाई नहीं करता है। करंट दोनों में से किसी भी लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता है। इट नीदर सेटिस्फाई ट्राइंगल लॉ नॉर इट सेटिस्फाई लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। करंट 3 पॉइंट्स को तो सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, सेकेंड पॉइंट को भी सेटिस्फाई कर रहा है, थर्ड को भी सेटिस्फाई कर रहा है, बट फोर्थ पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसलिए करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर चारों में से एक भी पॉइंट आपका वायलेट होगा, आउट ऑफ 4 these check points, if any one of the parameter is violated, then it is not a vector quantity. Then current is not a vector quantity. समझ आया? हाँ, then current is a scalar quantity. Scalar is the correct answer. समझ आया सबको? तो करंट का एक एक्सेप्शन केस है, ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है एग्जाम में। इसलिए वो यही क्वेश्चन पूछते हैं। बच्चे डायरेक्शन देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, और एग्जामिनर को तो ऐसे ही क्वेश्चंस देने में मजा आता है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, एग्जामिनर्स को इस टाइप के क्वेश्चंस देने में बहुत मजा आता है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फॉलो हो रहा है शायद क्योंकि करंट पैरेललोग्राम के शेप में ट्रैवल कर रहा है। नहीं, मैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और ट्राइंगल आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि करंट जो है वो दोनों में से किसी भी लॉ को फॉलो नहीं करता है। करंट दोनों में से कोई भी लॉ को फॉलो नहीं करता है। ये आपको अभी बाद में पता चलेगा जब हम बहुत डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझ लो।
Okay, this point is clear to all of you. चलो let's move on. Let's move on to the next point. अब हम वेक्टर की बात कर रहे थे. सो वेक्टर की आज पूरी बातें करेंगे. सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर. हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? So vector is represented by this symbol. This is the symbol of vector. This is the symbol of vector, where this arrow portion is known as the head of vector. This is the head of a vector. And this is the tail of the vector. This is the tail of the vector. अब दोनों का सिग्निफिकेंस है. टेल क्या रिप्रेजेंट करता है? टेल रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. Tail represents the magnitude of a vector, whereas head represents the direction of a vector. Head क्या represent करता है? Head represents the direction of a vector. Head क्या बताता है? Direction बताता है. और tail क्या बताता है? Magnitude बताता है. अब इसको समझो. देखो, सपोज मैंने आपको बोला 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन, और मैंने आपको बोला 20 मीटर पर सेकेंड इन वेस्ट डायरेक्शन. तो अगर आपको दोनों को वेक्टर बना के रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले आप टेल रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर. सो मुझे 5 यूनिट्स का मैग्नीट्यूड बनाना है ईस्ट डायरेक्शन में. सो आई विल कंस्ट्रक्ट अ लाइन ऑफ 5 यूनिट्स, 1 2 3 4 5 in this east direction. ठीक है? This is your magnitude is 5 and direction is east. If I want to construct 20 meter per second west, then I will construct a vector which is of a 20 units, 5 5 5 5 5. So 20 units का एक वेक्टर है और जिसकी डायरेक्शन है वेस्ट. So this is the representation of the vector. ठीक है? मतलब जो भी आपको यूनिट दिया होगा उतनी लेंथ का आपको टेल बनाना है, और जिस डायरेक्शन में दिया होगा उस डायरेक्शन में आपको हेड बनाना है. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर. ठीक है? असल में वेक्टर का जो टेल का लेंथ होता है, टेल का जो लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और जो हेड होता है वेक्टर का वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को. ठीक है? ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर. वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है? चलो, ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? वेरी सिंपल पॉइंट. ठीक है? बहुत सिंपल पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे आज वेक्टर्स के. यस. चलो, अब जैसे वेक्टर के सिंबल की बात करें हम. सो वेक्टर का सिंबल क्या होता है? सो कई बुक्स में आपने देखा होगा. हाँ, वेरी गुड. कई बुक्स में आपने देखा होगा वेक्टर को लिखने के लिए हम ऐसे लिखते हैं. जैसे मुझे ए वेक्टर लिखना है तो मैं ए के ऊपर ऐसे एरो लगा देता हूं. ठीक है? एरो लगाने का मतलब कि ये वेक्टर क्वांटिटी है. दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. कई बुक्स में क्या करते हैं, वो एरो नहीं लगाते लेकिन बोल्ड लेटर से ए लिखते हैं.
सो जब मैं बोल्ड लेटर से कोई भी वर्ड या कोई भी अल्फाबेट लिखता हूं तो वो भी वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है। कई बुक्स में आपने देखा होगा ऐसे बोल्ड कर देते हैं, वो अल्फाबेट को बोल्ड किया होता है। तो बोल्ड का मतलब यही होता है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके, या तो आप एरो वाला सिंबल यूज करो या तो आप उस लेटर को बोल्ड कर दो। ठीक है, देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी, either you make the bold letter or you will put arrow on the alphabet. So this is also a vector quantity, but generally जो हम लोग यूज करेंगे वो कौन सा यूज करते हैं, एरो वाला सिंबल यूज करते हैं, बिकॉज इट इज इजी टू डू। बार बार मैं इतना हाईलाइट करने नहीं लगूंगा, है ना। बोल्ड लेटर बार बार यूज करना इट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। बट मैंने आपको बता दिया कि हम दोनों सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब वेक्टर से रिलेटेड कुछ और बातें करेंगे। वेक्टर का प्रेजेंटेशन हो गया, वेक्टर का सिंबल भी हो गया। नाउ कम ऑन टू सम अदर पॉइंट्स ऑफ वेक्टर। सपोज दिस इज अ वेक्टर ए and this is a vector b, and let's say this is a vector c. If there are three vectors, और मैंने क्या किया, इस वेक्टर को उठा के मैंने ए वेक्टर को उठा के इसको मैंने डिस्प्लेस कर दिया, इसके पैरेलल डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, मैंने ए वेक्टर को उठा के कहां पे रख दिया, यहां पे रख दिया, ठीक उसके पैरेलल एट सम डिस्टेंस, तो भी ये ए वेक्टर ही कहलाएगा। I can displace any vector parallel to itself without changing its length of the tail and without changing its direction. So it will represent the same vector. Similarly, अगर मैं b vector को भी displace करूं इसके parallel without changing its tail length and without changing its direction, I can say that मैं इसको इस एरिया में कहीं भी डिस्प्लेस करूंगा तो ये b वेक्टर ही मुझे मिलेगा। I can displace the vector without changing its direction and without changing its magnitude. तो यहाँ पे जितने भी वेक्टर्स मुझे मिलेंगे ये सब कौन से वेक्टर्स होंगे, बी वेक्टर। ठीक है, जब तक आप वेक्टर की लेंथ को चेंज नहीं कर रहे हो और वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहे हो तब तक वो सेम वेक्टर ही रहता है। ठीक है, वेक्टर तभी चेंज होता है या तो उसकी लेंथ में चेंज हो जाता है या तो उसकी डायरेक्शन में चेंज हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली मैं किसी भी वेक्टर के साथ ऐसा कर सकता हूं। तो यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इस पॉइंट को आपको नोटबुक में लिखना पड़ेगा। इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड, आई एम राइटिंग, इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड parallel to itself, parallel to itself, then it does not change, it does not change। मतलब किसी भी वेक्टर को मैं उसके पैरेलली डिस्प्लेस करूंगा तो वो चेंज नहीं होगा। इफ एनी वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, it remains the same vector only, it does not change। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर है। सेकेंड पॉइंट अबाउट वेक्टर, अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। आप ऐसा कह सकते हो वी आर नाउ स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर हो गया।
चलो सेकंड पॉइंट पे चलते हैं. यस, खुशी सिंह इज ऑल्सो सेइंग ओके. चलो फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर. कम ऑन टू सेकंड पॉइंट. अगर हम किसी भी वेक्टर को लें, सपोज करो दिस इज अ वेक्टर ए, let's say this is a vector A, and if I rotate this vector, अगर मैं इस वेक्टर को रोटेट करूं, if I rotate this vector with an angle of 360 degree, then I will get the same vector again. अगर मैं किसी भी वेक्टर को 360 डिग्री से रोटेट करूंगा, I will get the same vector again. ठीक है. If I rotate any vector, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. If we rotate any vector with an angle of 360 degree, or you can say 2 pi radians, we will get the same vector again. We will get the same vector again. ठीक है. अगर मैं किसी भी वेक्टर को 360 डिग्री रोटेट करूंगा तो मुझे वापस ये सेम वेक्टर मिल जाएगा. लेकिन अगर मैं 360 के अलावा कोई दूसरा एंगल पे रोटेट करूंगा, सपोज करो मैंने थीटा एंगल पे इसको रोटेट किया, तो थीटा एंगल पे जब रोटेट करूंगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. If I rotate this vector at an angle of theta, then I can say that its direction will change. Suppose करो मैंने इस वेक्टर को रोटेट किया at an angle some theta. Let's say this angle is theta and this complete angle is 360 degree, or you can say 2 pi radians. So किसी भी वेक्टर को जब मैं थीटा एंगल रोटेट करता हूं तो देखो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. मतलब दिस इज नॉट ए वेक्टर, दिस वेक्टर इज सम अनदर वेक्टर. लेट्स से दिस इज बी वेक्टर. व्हाई? क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई. इसका मैग्नीट्यूड भले ही सेम है बट इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई. सो ये वेक्टर ए वेक्टर नहीं कहलाएगा, ये वेक्टर कुछ दूसरा वेक्टर बी वेक्टर कहलाएगा. ए वेक्टर तभी कहलाएगा जब मैं इसको कंप्लीट रोटेशन करूंगा. दैट इज इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ 360 डिग्री, देन इट डज नॉट लूजेस इट आइडेंटिटी. तो ये आइडेंटिटी अपनी लूज नहीं करता है क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी वही है और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है. तो ये सेम वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. लेकिन 360 डिग्री के अलावा अगर मैं इसको कोई भी दूसरा एंगल रोटेट करूंगा तो ये वेक्टर अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है और ये कोई दूसरे वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है. समझ आया? दिस इज द पॉइंट, दिस इज द की पॉइंट which is very important, that if any vector is rotated with an angle of 360 or 2 pi radians, we will get the same vector again. सबको समझ आया?